स्वागत है आपका सुरता साहित्य की धरोहर में। आज हम लेकर आए हैं एक विशेष संस्मरण चर्चा महात्मा साहित्यकार श्री कृष्ण कुमार भट्ट पथिक पर। यह संस्मरण केवल एक साहित्यकार का जीवन परिचय नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत का चित्रण है जिन्होंने सादगी, कर्मठता और निस्वार्थ साहित्य सेवा से नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया। तो आइए सुनते हैं भट्ट सर के जीवन, साहित्य और उनके अविस्मरणीय योगदान पर आधारित यह चर्चा। नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के साहित्यिक जगत की एक बहुत ही खास हस्ती पर चर्चा करने वाले हैं जी। श्री कृष्ण कुमार भट्ट पथिक, जिनका काम, जिनका योगदान उनके लेखन से भी कहीं आगे तक फैला हुआ था। हाँ, बिल्कुल। और हमारी इस बातचीत का आधार है रमेश कुमार चौहान जी का एक लेख जो सुरता साहित्य की धरोहर में प्रकाशित हुआ था। हाँ, और ये लेख इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ उनकी रचनाओं का एक हिसाब नहीं देता, बल्कि उनके व्यक्तित्व की गहराई में उतरता है। ये समझने की कोशिश करता है कि भाई जो लोग उन्हें जानते थे वो उन्हें इतना आदर, इतना सम्मान क्यों देते थे। बिल्कुल। और सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो है लेख में उन्हें दी गई उपाधि। हाँ। महात्मा साहित्यकार। अब ये कोई छोटी बात तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक साहित्यकार और उसे महात्मा कहना। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की रहेगी कि आखिर क्या वजह थी, क्या खास था उनमें ऐसा कि लेखक ने उन्हें ये उपाधि दी। हाँ, यही पड़ताल आज हम करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ उनकी किताबों की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि साहित्य की दुनिया पर उनका असर कितना गहरा था। जी। उनकी वो सादगी जो कई बार यकीन करने लायक भी नहीं लगती। सही बात है। और खासतौर पर जैसे आपने कहा, जिस तरह वो नए लिखने वालों के साथ खड़े होते थे, उनका हाथ थामते थे। इन सब पहलुओं को समझना जरूरी है। तो फिर शुरुआत इसी अनोखी उपाधि से ही करते हैं, महात्मा साहित्यकार। ये शब्द सुनते ही मन में कई सवाल आते हैं। लेखक रमेश चौहान किन बातों को आधार बना रहे हैं इसके लिए? देखिए, लेख से ये साफ लगता है कि भट्ट जी सिर्फ अपनी कलम चलाने तक ही सीमित नहीं थे। अच्छा। उनका दायरा बहुत बड़ा था। वो साहित्य के जो मूल्य होते हैं उन पर सोचते थे, उन पर बात करते थे। और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी, वो नए रचनाकारों के लिए एक जमीन तैयार करते थे, उन्हें मंच देते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे। तो वो सिर्फ लिख नहीं रहे थे, बल्कि साहित्य का एक पूरा माहौल, एक इकोसिस्टम बना रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है ना कि जो स्थापित लेखक होते हैं वो अपनी दुनिया में रम जाते हैं। हाँ, अक्सर। लेकिन भट्ट जी बिल्कुल अलग थे। लेख में एक बहुत अहम बात कही गई है कि वो राग द्वेष से ऊपर उठ चुके थे। अच्छा। अपने सीमित साधनों के बावजूद सोचिए, चाहे कोई सीनियर लेखक हो या कोई बिल्कुल नया लिखने वाला, वो सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे, बिना किसी भेदभाव के। बिना भेदभाव के। हाँ, ये निस्वार्थ भाव, ये समर्पण, यही शायद उन्हें महात्मा की श्रेणी में लाता है, कह सकते हैं। और इस समर्पण का एक बड़ा ठोस उदाहरण भी दिया है लेखक ने अपने जीवन के 7वें दशक में। सोचिए, इस उम्र में भी वो साइकिल उठाकर निकल पड़ते थे, शहर में घूम घूम कर साहित्य कार्यक्रमों के निमंत्रण पत्र बांटने, अकेले 7वें दशक में। जी हाँ। ये आज के जमाने में कल्पना करना भी मुश्किल है, सच में। लेखक इशारा करते हैं भट्ट जी का प्रयास था कि अलग अलग मंचों, अलग अलग विचारधारा के लोगों को एक साथ लाया जाए। अच्छा, ये भी कोशिश करते थे। हाँ, वो सबको एक बैनर तले इकट्ठा करने की कोशिश करते थे। ये एकता बनाने का प्रयास भी उनके बड़े दिल और वो महात्मा वाले नजरिए को दिखाता है। वाकई ये बहुत बड़ी बात है। और ये समर्पण सिर्फ उनके काम में ही नहीं, उनके जीने के तरीके में भी था। उनकी सादगी का जिक्र तो बहुत विस्तार से किया है लेखक ने। हाँ, किया है। मुंगेली में एक छोटा सा किराए का कमरा परिवार बिलासपुर में था और वो यहाँ एक कमरे में। हाँ, और उस कमरे का जो वर्णन है वो पढ़कर एक तस्वीर सी बन जाती है आंखों के सामने। बिल्कुल। अस्त-व्यस्त सा सामान बिखरा हुआ, एक टूटी कुर्सी, कोई पुराना सा पंखा चल रहा है और चारों तरफ बस किताबें और पत्रिकाएं। कोई तामझाम नहीं, कोई दिखावा नहीं। बिल्कुल नहीं। और ये वो व्यक्ति थे जो एक कॉलेज के प्राचार्य पद से रिटायर हुए थे। बिल्कुल। चाहते तो बड़े आराम की जिंदगी जी सकते थे। यही बात तो चौंकाती है। पद था, उससे जुड़ी सुविधाएं थीं, वो सब छोड़कर जमीन पर दरी बिछाकर साहित्य साधना में डूबे रहना है। ये तो कमाल है। ये दिखाता है कि उनके लिए वो भौतिक सुख सुविधाओं से कहीं ज्यादा जरूरी ज्ञान और साहित्य की सेवा थी। और शायद यही चीज उनके महात्मा होने के तर्क को और वजन देती है ना। बिल्कुल। ये एक तरह का वैराग्य ही है, आप कह सकते हैं। पद और आराम का मोह त्याग कर
पूरी तरह अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाना। चलिए अब जरा उनके जीवन के सफर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कहाँ से शुरू हुआ ये सब? हाँ, उनका जन्म तो बिलासपुर में हुआ था 18 जून 1946 को, और पढ़ाई भी अच्छी खासी की थी उन्होंने, हिंदी और अर्थशास्त्र दोनों में MA। जी हाँ, और करियर तो पूरा शिक्षा के क्षेत्र में ही बीता। शिक्षक से शुरुआत की, फिर हिंदी के व्याख्याता बने। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस लेख के लेखक रमेश कुमार चौहान जी, वो खुद उनके छात्र रह चुके हैं नवाड़ा के स्कूल में। अरे वाह। हाँ, बाद में भट्ट जी मुंगेली में प्राचार्य बने और फिर वहीं से रिटायर हुए। ये बात भी ध्यान देने लायक है कि जन्मभूमि बिलासपुर थी, लेकिन कर्म भूमि उन्होंने मुंगेली को चुना और रिटायरमेंट के बाद भी वहीं टिके रहे, वहीं रहे, साहित्य की सेवा में लगे रहे। ये दिखाता है कि उनके लिए जगह से ज्यादा शायद काम महत्वपूर्ण था। जहां जरूरत महसूस हुई, जहां उन्हें लगा कि वो ज्यादा योगदान दे सकते हैं, बस वहीं रम गए। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं उनके लिखने पढ़ने के सफर पर। ये कब शुरू हुआ? लेख बताता है कि लिखने की शुरुआत तो काफी पहले हो गई थी। हाँ। स्टूडेंट लाइफ में 1967-68 के आसपास, और 1972 में तो उन्होंने कॉलेज की मैगजीन का संपादन भी किया था। अच्छा, कॉलेज के समय से ही सक्रिय थे। जी, और उनकी जो प्रकाशित किताबें हैं उनको देखें तो अंदाजा लगता है कि वो कई विधाओं में सहज थे। जैसे शहर का गाड़ीवान और युग मेला, ये कविता संग्रह हैं। फिर इतिहास की साहित्य पगडंडियों पर जैसा समीक्षा ग्रंथ है जो उनकी आलोचनात्मक दृष्टि को दिखाता है। हाँ। और उन्होंने चेहरे के आसपास नाम से कहानियों का संपादन भी किया। मतलब कविता, समीक्षा, संपादन, सब में उनकी रुचि भी थी और दखल भी। आकाशवाणी से भी उनका जुड़ाव रहा है ना, रायपुर और बिलासपुर दोनों स्टेशनों से। हाँ, उनकी वार्ताएं और इंटरव्यू प्रसारित हुए, ये भी उनके साहित्यिक प्रभाव का एक पैमाना है, आप कह सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की, उनका योगदान सिर्फ अपनी रचनाओं तक नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें तो साहित्यिक आयोजकों का आयोजक भी कहा गया है लेख में। हाँ, ये एक दिलचस्प उपाधि है ना? वो बड़े शोर शराबे वाले कवि सम्मेलनों की जगह शोध संगोष्ठियों को ज्यादा तरजीह देते थे। अच्छा। चाहे वो प्रादेशिक हो, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी वो बहुत सक्रिय थे। बिलासपुर, मुंगेली, लौरमी, नवागढ़ जैसी जगहों पर उन्होंने कई साहित्यिक गोष्ठियां आयोजित करवाईं। और शायद इससे भी बढ़कर उनका वो रूप था जिसमें वो नए लिखने वालों के लिए एक संरक्षक की तरह थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी, लेख में कई किताबों का जिक्र है जिनकी भूमिका या अनुशंसा भट्ट जी ने लिखी, जैसे राघवेंद्र लाल जायसवाल की हमर कथरी के ऊपर आकाश। अच्छा। या डॉक्टर राजेश कुमार मानस की काला सा आदमी। लेखक ने अपनी किताबों सुरता और औखी रहे के अंधरा का भी जिक्र किया है, जिनकी भूमिका भट्ट जी ने लिखी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो न सिर्फ नए लोगों को प्रोत्साहित करते थे, बल्कि बाकायदा उनकी किताबों के लिए लिखते थे, उन्हें एक तरह की पहचान, एक मान्यता दिलाने में मदद करते थे। बिल्कुल, ये छोटी बात नहीं है। किसी नए लेखक के लिए किसी स्थापित साहित्यकार का एक प्राकथन मिल जाना या उनके 2 शब्द मिल जाना, ये बहुत मायने रखता है। सही बात है। ये दिखाता है कि भट्ट जी कितने सहज उपलब्ध थे और नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितने उत्सुक रहते थे। लेखक रमेश चौहान तो खुद को उनका कृपा पात्र मानते हैं। अच्छा। इससे अंदाजा लगता है कि भट्ट जी का असर कितना व्यक्तिगत और कितना गहरा था। वो सही मायनों में एक साहित्यिक माहौल बना रहे थे। अब उनके उपनाम पथिक पर आते हैं। पथिक यानी यात्री। लेखक ने इस उपनाम को उनके व्यक्तित्व से कैसे जोड़ा है? ये सिर्फ एक नाम था या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ था? लेखक का मानना है कि ये उपनाम उनके जीवन और काम को पूरी तरह से चरितार्थ करता है। कैसे? वो साहित्य के रास्ते पर एक अथक यात्री की तरह हमेशा चलते रहे, निरंतर, लेकिन सिर्फ अकेले नहीं चले। अच्छा। रास्ते में जो दूसरे साहित्यकार मिले, खासकर वो जो शायद थोड़े पतित हों, निराश हों, संघर्ष कर रहे हों, उन्हें सहारा देकर, हिम्मत बंधाकर अपना साथी बना लिया, हमराही बना लिया। क्या बात है, ये तो बहुत खूबसूरत सोच है। पथिक सिर्फ चलने वाला नहीं, बल्कि साथ लेकर चलने वाला। हाँ बिल्कुल, होरुम का जीवन इसका सबूत भी देता है। लेख में बताया गया है कि व्यक्तिगत परेशानियां झेली, शारीरिक कष्ट भी सहे। हाँ। एक एक्सीडेंट में चोट लगने के बाद उन्हें चलने फिरने में काफी दिक्कत होने लगी थी। ओहो। इसके बावजूद उन्होंने बेमित्रा में हुए राजभाषा के प्रांतीय सम्मेलन में मुंगेली जिले के समन्वय की जिम्मेदारी निभाई और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। इतनी तकलीफ के बाद भी? हाँ, ये दिखाता है कि वो रुके नहीं, चलते रहे, सही मायनों में पथिक बने रहे। सचमुच
साहित्य पथ के एक अथक यात्री। लेके आखिर में लेखक रमेश चौहान ने उन्हें कविता के जरिए श्रद्धांजलि भी दी है। जी हाँ। जो उनके व्यक्तित्व का सार पकड़ती है। कुछ पंक्तियां हैं जैसे साहित्य पथ का राही वह तो चलना जिसका काम, दीनहीन का सच्चा साथी भट्ट पथिक है नाम। बिल्कुल। और एक पंक्ति है, समरसता का जो भागीरथ साहित्य सर्जक नेक। ये उनके सबको साथ लेकर चलने वाले स्वभाव को कितनी खूबसूरती से बताती है। हाँ, बहुत खूब। एक और जगह लिखा है, वरिष्ठ कनिष्ठ का अंतर त्यज, जो रहते हैं साथ। ये उनके समदर्शी व्यवहार, मतलब बिना किसी भेदभाव के सबके साथ खड़े होने की आदत को रेखांकित करती है। ये कविता उनके कर्म, उनकी सोच और साहित्य के प्रति उनके गहरे समर्पण का, आप कह सकती हैं, एक निचोड़ है। तो इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि श्री कृष्ण कुमार भट्ट पथिक सिर्फ एक कवि, लेखक, समीक्षक या शिक्षक नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका कद इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वो साहित्य के एक सच्चे साधक थे, एक संरक्षक थे और जैसा लेखक ने कहा, वाकई एक महात्मा साहित्यकार थे। हाँ, उनकी सादगी, उनकी निस्वार्थ सेवा भावना, नए लिखने वालों को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने का उनका जुनून जी, और साहित्यिक दुनिया में बिखराव की जगह एकता लाने की उनकी कोशिश, ये सारी चीजें मिलकर उन्हें एक बहुत ही खास और अनुकरणीय व्यक्तित्व बनाती हैं। एक जानकारी जो लेख के अंत में जोड़ी गई है वो भी महत्वपूर्ण है। हाँ, लेखक ने ये लेख भट्ट जी के जीवित रहते ही लिखा था और ये प्रकाशित भी हुआ था। लेकिन 8 जून 2023 को उनके निधन के बाद लेखक ने इसे एक संस्मरण और श्रद्धांजलि के तौर पर सहेज लिया है। अच्छा। हाँ, ये जानना इस लेख को और भी मार्मिक बना देता है ना? हाँ जी। ये किसी के गुजर जाने के बाद लिखी गई श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि उनके जीते जी उनके काम और व्यक्तित्व का एक मूल्यांकन था, जो अब एक यादगार बन गया है। बिल्कुल। श्री भट्ट पथिक का जीवन और उनका काम मतलब हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है। और शायद यही हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। भट्ट जी का जीवन देखकर ये सवाल मन में आता है कि आज के समय में साहित्य की सच्ची सेवा आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ अपनी किताबें छपवाना, अपना नाम कमाना है, या कुछ और भी है? हाँ, या फिर इससे आगे बढ़कर भट्ट जी की तरह अपने व्यक्तिगत काम से ऊपर उठकर साहित्य के पूरे माहौल को बेहतर बनाना, नए पुराने सभी लिखने वालों को साथ लेकर चलने और इस पूरी परंपरा को समृद्ध करने के लिए भी कुछ करना जरूरी है। ये वाकई एक अहम सवाल है, खासकर आज के दौर में जब व्यक्तिगत उपलब्धियों पर इतना जोर है। बिल्कुल। भट्ट जी का जीवन हमें याद दिलाता है कि साहित्य सिर्फ अकेले की साधना नहीं है, ये एक सामूहिक यात्रा भी हो सकती है और शायद होनी भी चाहिए। निश्चित तौर पर उनकी कहानी एक प्रेरणा है जो बताती है कि साहित्य सिर्फ शब्दों की कलाबाजी नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति से जुड़ा एक गहरा दायित्व भी है। आप सुन रहे थे सुरता, साहित्य की धरोहर का यह एपिसोड, जो समर्पित था श्री कृष्ण कुमार भट्ट पथिक की स्मृतियों को। पथिक नाम की तरह ही उनका जीवन एक निरंतर यात्रा था, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति के संवर्धन की यात्रा। उनकी रचनाएं और उनके कर्म आज भी हमें प्रेरित करते हैं। हमारी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और आपसे निवेदन की ऐसे ही साहित्यिक व्यक्तित्वों की स्मृतियों को जीवित रखने में हमारे साथ बने रहें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।